देखो, इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे राजा राम मोहन रॉय का, और उससे पहले भी रविन्द्रनाथ टैगोर का बात हुआ है, रामकृष्ण परमहंस का बात हुआ है, स्वामी विवेकानंद जी का बात हुआ है। आज की क्लास में बहुत टॉपिक कवर करना है। सबसे पहले हम लोग कवर करते दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती, यही तुम लोग कुछ पता है इनके बारे में तो बताओ। वेरी गुड। एंग्लो वैदिक स्कूल, अभी जो देखते हो डीएवी स्कूल कहते हैं ना, इनका ही दिया हुआ चीज है। डीएवी स्कूल हर जगह है कि नहीं है? हर जगह स्कूल होगा डीएवी, तुम्हारा इधर भी होगा, हर स्टेट में डीएवी है, इनका ही दिया हुआ चीज है। और बताओ आकाश, क्या जानते हो इनके बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में तुम? अच्छा, उतना नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, डायरेक्ट बोलो ना तुम। हाँ, सोशल रिफॉर्मर तो अनडाउटली सोशल रिफॉर्मर थे ही है। अभिषेक, एनी आइडिया अबाउट हिम? तुम बता दोगे आज? अनुराग? ऑथर थे, बिल्कुल ऑथर थे। याद आ जाएगा तुमको बुक का नाम इनका? और बताओ कोमल, बस यही याद है? एंग्लो वैदिक ही याद है, उसी में एक्साइटेड थी? क्या होगा और बताओ जरा। देखो, इनके घर में भी बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ था। जैसे राजा राम मोहन रॉय घर में ट्रेजेडी हुआ कि नहीं हुआ? सती हुआ है उनके सिस्टर इन लॉ के साथ। इनके घर में भी 2 डेथ हुआ था, मगर उस डेथ से ये बहुत जल्दी उभर गए, क्योंकि इनका मानना था कि जो भी ट्रेजेडी हो ना, उसमें ज़्यादा फंसे नहीं रहना चाहिए, तुरंत ओवरकम करना चाहिए। तो घर में डेथ, 2 आदमी का डेथ होना लगभग एक ही समय पे, उसके बावजूद भी बहुत अच्छे से झेल लिया इन्होंने। तो इनसे हम क्या सीखते हैं? कितने प्रैक्टिकल आदमी हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है, इनसे हम लॉजिकल सीखते हैं, साइंटिफिक सीखते हैं, और क्रिटिकल एनालिसिस सीखते हैं, कैसे किसी चीज़ के बारे में सोचा जाए, और स्पेशली रिलीजियस फेथ को लेकर। क्योंकि जानते हो उस समय का दौर कैसा है, जितने भी देख रहे हो डॉगमेटिज्म, एवरीवेयर डॉगमेटिज्म है, रिलीजियस बिलीव, ऑर्थोडॉक्सी बिलीव, उस बिलीव को ये लड़े हैं, उसके साथ ये बहुत अच्छे से लड़े हैं। उसके बाद देखो, इतना ही नहीं, इनके अगेंस्ट प्लॉट भी किया, इनको मारने के लिए प्लॉटिंग भी किया गया है। इनका कुक और एक डांसर जो थे, 2 मिलके इनके अगेंस्ट प्लॉट किए थे मारने के लिए। इनको पता चला, फिर भी माफ कर दिए। फॉरगिवनेस हम इनसे सीख सकते हैं, क्योंकि जान से प्यारा कोई चीज़ नहीं हो सकता है। तुमको पता चल जाए कि ये आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी तुमको मारने के षड्यंत्र में लगा हुआ था, क्या करोगे तुम लोग? कभी माफ नहीं करोगे, है ना? और फिर भी ये माफ कर देते हैं, ये ग्रेटनेस है इनका। कास्ट सिस्टम इनको बहुत ही इनजस्टिस लगता था। अरे बात सुन लो, फिर लिखा देता हूँ। कास्ट सिस्टम बहुत ही इनजस्टिस इनको लगता था ये क्या है चीज़, कास्ट सिस्टम, ये बहुत बड़ी बात है इनका। और मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वल, तभी तो इन्होंने विडो मैरिज के लिए, या जितना भी कल्चर था उस समय, जितना भी ट्रेडिशंस था जहाँ पे औरत लोग को नीचे दिखाया जाता था, उसके विरोध लड़े हैं ये। वेरी इंपॉर्टेंट। और इतना ही नहीं, जितना भी इंडिया का ग्लोरी फास्ट था, जितना भी हमारा पास्ट है, कल्चर है, उसमें कैसे हम ग्लोरीफाई करें अपने आप को। नहीं तो हम लोग को लगता है ना कि वेस्टर्न ही बहुत बेटर है, और उस समय वेस्टर्न का दौर ही था, स्टार्टिंग पीरियड है वो वेस्टर्नाइजेशन का। तो कई लोग तो उस चकाचौंध में भूल जाते हैं ना, वाओ ब्रिटिशर्स, वाओ वेस्टर्न कल्चर। तो उस बीच में भी आके, जैसे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, जानते हो तुम लोग, जिसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है, इनका भी एक हाथ है। शुद्धि मूवमेंट किसने चलाया था? शुद्धि मूवमेंट कौन थे चलाने वाले? ये भूल गए? यही सब तो थे जो वेदा टाइम में नहीं जाना है, करेक्ट? तो यानी कि इंडिया का जो पास्ट, ग्लोरियस पास्ट है, उसमें प्राइड लेना, ये इनसे सीखते हैं। और ये कहते हैं कि चेंज इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, चेंज नेसेसरी है, चेंज बहुत ज़रूरी है। मोबाइल ऑफ रख दो तुम लोग, क्योंकि चेंज यदि आदमी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो आदमी कहीं डील नहीं कर पाएगा। चेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि
उसने कहा है कि यस, ये संस्कृत के स्कॉलर भी रह चुके हैं, मेटाफिजिशियंस भी रह चुके हैं, यानी कि फिलोसोफर रह चुके हैं, ग्रेट ऑडिटर रह चुके हैं, और इविल जितने भी सोशल इविल्स था उनके लिए लड़ाई, बहुत जोर शोर से हिस्सा लेके लड़ाई किए थे। तो कह सकते कि इनका बहुत बड़ा रोल है भारत में। उतना ही नहीं, ये हमेशा कहते थे कि हिंदू स्क्रिप्चर्स को ठीक से इंटरप्रेट करने की आवश्यकता है। अब इंटरप्रिटेशन हमेशा जरूरी होता है, कुछ चीज़ लिख दिया गया उसमें हमको लगता है कि वैसा ही है, और एक बैंक भी छुपा रहता है उसके अंदर, आपको ठीक से इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो वह भी इस चीज़ के बारे में भी ये फोकस करते हैं। चाइल्ड मैरिज के विरोध में काम किए हैं और बोले कि यस, गिव रेस्पेक्ट टू एवरीवन, समझे ना। उसके बाद जानते हो एंग्लो वैदिक एजुकेशन ये फैलाए हैं। और नोशन ऑफ डिविनिटी, इन्होंने एक क्रांति लाया कि यस, नोशन ऑफ डिविनिटी होना चाहिए, यानी कि डिवाइन पावर से हम लोग को मिलना चाहिए। इंस्पायर्ड ऑफ दिस अचीवमेंट, इतना ज़्यादा अचीवमेंट हुआ उसके बाद भी कभी भी ये प्राइड फील नहीं करते थे, बहुत हम्बल आदमी थे। तो ये हम सीख सकते हैं। ये कहते हैं कि कोई गलत बात नहीं है इग्नोरेंट बनना, मगर लगातार इग्नोरेंट रहना, ये समझ के भी कि हम इग्नोरेंट है, ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी हो जाएगा। हम मिस्टेक करते हैं, हमको जब पता चल जाए कि मिस्टेक हमसे हो रहा है तो यस, वी मस्ट करेक्ट इट, और उसके बावजूद भी हम उसी जोन में रहे, उसी पाथ में रहे, तो गलत बात होगा, एज पर दयानंद सरस्वती। तो इतना कुछ तुम लोग को लिखाना है, ठीक है। समझ गए ना लॉजिक इनका। तो देखो, ही इज नोन फॉर, लिखो, नोन फॉर लॉजिकल थिंकिंग, critical about religious faith। ऐसा नहीं कोई भी यूज कर लेना है, ठीक है। इनसे हम फॉरगिवनेस सीख सकते हैं, जैसे कि तुम लोग को बताया गया कहानी इनका, इनसे हम फॉरगिवनेस सीख सकते हैं। कास्ट सिस्टम इनको इनजस्टिस लगता था, ये इंडियन कल्चर को रिवाइव किए हैं, इंडियन कल्चर को रिवाइव किए हैं। ये कहते थे कि चेंज नेसेसरी, चेंज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हिंदू स्क्रिप्चर्स को ठीक से इंटरप्रेट करने की जरूरत है। इंटरप्रिटेशन इन गुड वे, सही तरीके से इंटरप्रिटेशन होना चाहिए हिंदू स्क्रिप्चर्स का। अपोज टू चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज को अपोज करना बहुत जरूरी है। एंड ही इज नोन फॉर एंग्लो वैदिक एजुकेशन, एंग्लो वैदिक एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं। और यदि मैं इनका कोटेशन तुम लोग को लिखा हूँ, पहले तो इनके बारे में थोड़ा और जान लो। ये संस्कृत स्कॉलर भी रह चुके हैं, फाउंडर ऑफ आर्य समाज, बिल्कुल। मेटाफिजिशियन रह चुके हैं, यानी कि फिलोसोफर रह चुके हैं, बहुत ग्रेट ऑरेटर, बहुत अच्छा ऑरेटर थे ये, एक्सेट्रा। यदि मैं इनके कोट के बारे में बोलूं, बहुत सारा कोट है, एक कोट लिखा देता हूं। इट इज नॉट रॉन्ग टू बी इग्नोरेंट। इग्नोरेंट होना कोई गलत बात नहीं है। इग्नोरेंट मतलब क्या, बेवकूफ़ टाइप का। इट इज़ एन एयर, यानी कि ये मिस्टेक हो सकता है। इट इज़ एन एयर टू कंटिन्यू टू बी एन इग्नोरेंट, ठीक है। तो ये हम दयानंद सरस्वती जी से सीख सकते हैं।
और भी बहुत सारी चीज़ है, इतना लिखा दिया हो जाएगा। अब जानते हैं अरबिंदो घोष से क्या सीख सकते हैं। कंप्लीटेड ना, लिख लो। अरबिंदो घोष के बारे में क्या जानते हो तुम लोग? एनी आइडिया कोमल? सब भूल गए? कुछ याद नहीं है इनके बारे में? बस, और कोई ढंग का जो लगे कि यूपीएससी वाला कोई आंसर दे रहा है, ऐसा कोई है? अभिषेक जानते हो इनके बारे में? नहीं पता? तो कहाँ किसी को पता होगा? देखो, अरबिंदो घोष नो डाउट बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बंगाल रीजन के, यानी कि पूरा भारत के ही हैं, और इन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। स्पेशली जो शुरुआती दौर था ना पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम में, काफ़ी जोर शोर से हिस्सा लिया था इन्होंने। बहुत इंटेलेक्चुअल थे, किंतु एट द एज ऑफ 38 ईयर्स इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया। इतने यंग एज में इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया और ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले गए, जहाँ पे इन्होंने मेडिटेशन किया और अपने आप को समझा। ठीक है, इनका गोल बहुत क्लियर था कि यंग जब तक रहेंगे तब तक कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद हम स्पिरिचुअल डायमेंशन में चले जाएंगे। तो इन्होंने किया है, ये हम सीख सकते हैं इनसे। जो आपका पहले का जो आप सोचते थे जिसके बारे में कि हाँ इतना सटल लाइफ में ये करना है, तो इन्होंने करके दिखाया। 38 मतलब यंग ही एज होता है, जितना कंट्रीब्यूट करना था इन्होंने कंट्री के लिए कर दिया, उसके बाद ये स्पिरिचुअल की तरफ मूव कर गए। ठीक है, ये कहते थे कि कभी भी लेट, आपका जो वैल्यू आपके अंदर है वो आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इट्स नेवर लेट। और 38 ईयर्स के बाद इन्होंने वो चीज़ किया है। नंबर 1 ये सीख सकते हो। ये क्या कहते थे कि कंप्लीट माइंडफुलनेस और डेडिकेशन के साथ काम किया जाए, कंप्लीट माइंड के साथ। 38 कंप्लीट होने के बाद इन्होंने जितना भी काम किया है वो अपना स्पिरिचुअल में काम किया है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ काम किया है। जैसे कई लोग होते हैं ना, काम कर रहे हैं हमारा दिमाग कहीं और लगा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम ये चीज़ काम कर रहे हैं तो हमारा 100% फोकस यहीं पे होना चाहिए, तारे जमीन वाला चीज़ नहीं होना चाहिए, है कि नहीं अनुराग? बिल्कुल फुल फोकस। तो इनसे हम फोकस भी सीख सकते हैं, समझे ना? ये चीज़ हम इनसे सीख सकते हैं। अब मेंटल काम होना बहुत ज़रूरी है, माइंड जितना शांत हो उतना अच्छी बात है। और हाँ, अपने मिस्टेक को भी रियलाइज़ करना सीखना चाहिए लोग को, और उसको एडमिट करना भी सीखना चाहिए। कई लोग क्या है, मिस्टेक कर देते हैं मगर रियलाइज़ कभी करते नहीं हैं। तो यू शुड रियलाइज योर मिस्टेक एंड एडमिट इट। एडमिट मतलब क्या है ना, अब अपना मिस्टेक को यदि रियलाइज करते और एडमिट करते तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हर कोई मिस्टेक करता है कि नहीं है? तो एडमिट करना चाहिए इनके हिसाब से। ठीक है, यदि मैं इनके बारे में बोलूँ तो ये बहुत बड़े फिलोसोफर भी रह चुके हैं, पैट्राइट है क्यों ना हो, इंडियन नेशनल मूवमेंट में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, स्कॉलर रह चुके हैं, सोशल रिफॉर्मर रह चुके हैं, विजनरी रहे हैं। ठीक है, और ये ऐसे लीडर है, मतलब बहुत सारे लीडर में एक ऐसे लीडर आते हैं जिन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मांग किया था। उस समय इंडिपेंडेंस का मतलब लोगों को समझ में भी नहीं आता था। स्वराज का डेफिनेशन तो बहुत लंबा, बहुत बाद में पता चला कि व्हाट इज स्वराज, है ना? हमने देखा कि कैसे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ है। तो अरबिंदो घोष सब एक्सट्रीमिस्ट से आते थे, उस तरफ से आते थे। तो ये ऐसे लोग थे, ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा है।
समझे ना, इसलिए इनका वैल्यू बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं, इनके राइटिंग्स में इन्होंने लिखा है कि सब्जुगेटेड नेशंस के बारे में, कैसे एक नेशंस को दबाया जाता है और उसके लिए वहाँ के पीपल को क्या करना चाहिए। कह सकते हो कि इन्होंने एक सेंस ऑफ प्राइडनेस लोगों में, इंडियंस में सेंस ऑफ प्राइडनेस का भाव लाया है अपने राइटिंग्स के द्वारा। समझ गए ना। और ब्रॉड माइंडेड कैसा होना चाहिए, इनका थॉट्स क्या था, ब्रॉड माइंडेड था। एंड इट वाज अगेंस्ट द प्रिजुडिसेस। प्रिजुडिसेस होता है ना कि ये चलना है, ये ऐसा ही करेगा, ये ऐसा ही होगा। जैसे प्रिजुडिसेस हो गया, मान लो कि इसके बारे में, नीतीश के बारे में, ये लेट ही आएगा, कभी हो सकता है बहुत आगे आके बैठा हो। तो प्रिजुडिसेस होना बहुत गलत चीज़ है। हम किसी के बारे में, प्रिजुडिस मतलब वही होता है कि हम अवधारणा बना लेते हैं और वो स्ट्रांग हो जाता है हमारा, है ना। और ऐसा है तो ऐसा ही है, दूसरा नहीं हो सकता, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो इसके विरोध में अरविंदो घोष ने काम किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका मैसेज देखो सेल्फ इनलाइटमेंट का था कि हाँ, डीप इंटरनल मेडिटेशन से हम पूरा मानव जाति को कल्याण पहुंचा सकते हैं। डीप मेडिटेशन से देखो, बड़े बड़े जितने भी हुए हैं ना, स्कॉलर हो चाहे कोई भी हो, उन्होंने मेडिटेशन के बारे में जरूर बोला है। तो अरविंदो घोष ने भी कहा है कि डीप इंटरनल मेडिटेशन करने से हम पूरा प्रजाति को, पूरा ह्यूमैनिटी को ही चेंज कर सकते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल देखो, है कि नहीं है। और इन्होंने क्या किया कि यस, हमेशा अपने अंदर डिवाइन पावर से कनेक्टेड होना चाहिए, वही हमें गाइड करते हैं। समझे ना। मेडिटेशन डज हेल्प अस, बोलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में मेडिटेशन हमको हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमको गॉड के तरफ, गॉड के प्रति ये हम लोग को पहुंचाते हैं। तो मेडिटेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन टू अचीव द राइट गोल। समझे ना। जितने भी, जैसे इन्होंने कहा कि जितने भी अच्छे गुड्स, अच्छे डीड्स किया हुआ, ये सब यूनाइटेड और पेशेंट एफर्ट का हिस्सा है। अब जैसे कोई आईएएस बनोगे तो आईएएस तो ऐसे नहीं बनोगे, ये कंटिन्यूअस तुम्हारा पेशेंट एफर्ट ऐड होते चला जाएगा, देन यू विल अचीव योर टारगेट। तो कहते हैं कि जो भी हम अच्छे डीड्स करते हैं, काम कार्य करते हैं, वो पूरी तरीके से रिजल्ट है पेशेंस वर्क का। ठीक है। ये कहते हैं कि यस, यू शुड कल्टिवेट लव एंड एम्पैथी, ये कंपैशन होना चाहिए लोगों के अंदर। ठीक है, फॉर एवरीवन। ये कहते हैं ओवरकम योर शॉर्टकमिंग, जितने भी लिमिटेशन है उसको कंप्लीट करो, खत्म करो उसको। और जितना भी इग्नोरेंट है उसको इल्यूमिनेट करो, यानी कि उसमें लाइट, प्रकाश लाओ, अंधकार को दूर करो। और अंधकार को दूर कैसे करोगे? बाय एजुकेशन। ठीक है ना। और योर बिगेस्ट टर्म इज कंट्रोलिंग योर ओन सेल्फ, सबसे बड़ा तुम्हारा जो जीत होगा वो अपने आप को कंट्रोल करने का जीत होगा। इससे बड़ा कुछ कंट्रोल हो ही नहीं सकता है। ये कहते हैं कि सबसे बड़ा जीत आदमी का, लाइफ का सबसे बड़ा जीत है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर ले। समझे ना। अपने आप को कंट्रोल कर लिए तो बहुत कुछ हो गया। तो इनके बारे में कोटेशन आएगा, मैं लिखा दूंगा। तो ये सब चीज़ तुम लोग को लिखना है। ओके फाइन। तो देखो लिख लो यहाँ पे, कंप्लीट माइंडफुलनेस एंड डेडिकेशन इन वर्क। काम में रहोगे इस तरह, मेंटल काम को हर समय रखना है जी। मेंटल कामनेस कह सकते हो, मेंटल कामनेस को अच्छे से रखना है। रियलाइज मिस्टेक, एंड एडमिट इट, उसको एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट देम, हाँ हमसे गलती हो गया। कनेक्ट विद डिवाइन पावर, डिवाइन पावर से कनेक्ट होना चाहिए। मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करोगे तो यू कैन गो क्लोजर टू गॉड। एक साधन है लव, एम्पैथी, लव, कंपैशन, एम्पैथी, इनसे हम सीख सकते हैं। सिंपैथी और एम्पैथी का बताए थे तुम लोग को, फॉर ऑल। समझे। ओवरकम योर शॉर्टकमिंग्स, ओवरकम ऑफ शॉर्टकमिंग्स, जितने भी लिमिटेशन है उसको दूर करो। एंड बिगेस्ट अचीवमेंट, इनके हिसाब से
जो बिगेस्ट ट्रम्प है यानी कि अचीवमेंट है टू कंट्रोल वन सेल्फ, कंट्रोल वन सेल्फ, अपने आप को कंट्रोल कर लिए, हो गया। तो मैं इनका लिखा देता, अच्छा, और इनके बारे में थोड़ा और जानकारी दे देता हूँ मैं। ये तो इनका वैल्यूज़ है, इनके बारे में बता दूं कि बहुत बड़े फिलोसोफर रह चुके हैं, पैट्रियट रह चुके हैं, देश के लिए काम किए, ठीक है ना। कॉल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स का जो कन्फ्लिक्ट था। कॉल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि स्वराज का वो डेफिनेशन दे रहे हैं, ये कह सकते हो, जोड़ सकते हो। रिफॉर्मर रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, ये मतलब इतना कुछ रहे हैं। एट द एज ऑफ 38 चले गए मेडिटेशन में। सोचो कितना कम समय में इन्होंने इतना कुछ कर दिखाया। हाँ, थॉट्स देखो, इनका थॉट्स जो था बहुत ही ब्रॉड माइंडेड थॉट्स था। ठीक है, तो एक मैं कोटेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। The quote, our actual enemy is not any force. Our actual enemy is not any force exterior to ourself. Exterior to, यहाँ पे लिख लेना, exterior to ourselves, but our own crying weaknesses. Crying weaknesses, comma, our cowardice, क्या हुआ? Our cowardice is our selfishness, our hypocrisy, और purblind sentimentalism, लिख लो तो बताते हैं। देखो, our actual enemy is not any force exterior to ourselves, but our own crying weaknesses, our cowardice, our selflessness, our hypocrisy, our purblind sentimentalism। इसका मतलब क्या हुआ? कोई बाहर नहीं है दुश्मन हमारा, जो दुश्मन है अंदर ही है। इसलिए बिग बड़ा अचीवमेंट करना होगा। कैसे? टू कंट्रोल योरसेल्फ। ये है इनका कहने का मतलब। हम लोग को लगता है कि हमारा दुश्मन बाहर बैठा हुआ है दूरबीन लगा के, है ना, ऐसे करके बाइनोकुलर देख रहा है। कुछ नहीं है बाबू, 10 गो बाइनोकुलर अंदर से देख रहा है, तुमको खुद ही समझ रहे हो ना। बाहर ही बैठा है, कोई चीज़ हम करते हैं हमको खुद बुरा लग जाता है। खुद को बुरा लग गया तो हो गया, काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। किसी को झापट मार दिए मैं खुश हो तो काम हो रहा है बढ़िया से, मैं किसी को थोड़ा सा भी बोल दिया मैं दुखी है आदमी मन से, तो कुछ काम ही नहीं हो पाएगा, है कि नहीं है। तो रियल तो क्या है? अंदर है। और यही शॉर्टकमिंग्स को क्या करना है? दूर करना है। अनुराग, तुमको क्या हुआ? सेल्फलेसनेस वाला दिख गया क्या? उर्दू में लिखा हुआ है। सेंटीमेंट के बाद क्या है? कहाँ पे सेंटीमेंट है? ये अवर हिपोक्रेसी जो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, हिपोक्रेसी, अवर पर ब्लाइंड सेंटीमेंट। कुछ भी आंख बंद करके जो सेंटिमेंटलिज्म होता है ना, ये होगा तो ऐसा ही होगा, एकदम रोध हो रहे हो। सेंटीमेंट बोलते हैं ना, सेंटिमेंटल नहीं होने का।
कौन सा, यही नहीं बोल रहे हो जी? पढ़े हम नहीं पढ़े हम? तुम उस समय इसमें फंसा हुआ था। अवर पर ब्लाइंड सेंटिमेंटलिज्म। हाँ, सेंटिमेंट लिखो, उसके बाद थोड़ा सा देखो, थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है सेंटिमेंटलिज्म? सबको बता दो चीख चीख के। क्या होता है सेंटिमेंट? क्या होता है? हाँ, बोलते हैं ना, डोंट हर्ट हिज सेंटिमेंट्स। क्या इसका मतलब क्या है? हाँ हाँ, मन ना दुखाओ, बिल्कुल। फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, है ना? पुराना गाना है कि नहीं है, हमसे दिल लगाया क्यों जब ये दिल तोड़ना ही था। तो फिर वो सेंटिमेंट हर्ट हुआ कि नहीं हुआ उस लड़के का? तो फीलिंग्स, तो वही बोले कि ये कहाँ का बाबू अपना ब्लाइंड वाला जो फीलिंग्स है। अब ये बोले ये चाहिए तो चाहिए, झुंझुना चाहिए तो चाहिए। अब बताओ, अब दो उसको झुंझुना बैठ के। रियल नॉलेज होगा, जो रियल चीज है उससे वो वंचित है। हम लोग जैसे कि तुम्हारा ही बेस्ट एग्जांपल हम ले, अब बोला कि हमको ये कटिहारी में जाके हमको खाना खाना ही है, तो खाना खाना ही है। तो ये तुम्हारा सेंटिमेंटलिज्म हुआ कि नहीं हुआ? क्या अभी तुम्हारा नहीं है? अभी नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं है, हम ऑनलाइन है तो क्या हुआ? हम कभी ऑनलाइन की तरह थोड़ी ट्रीट करते हैं अपने आप को। हम रियल है, बाद में भी काम आएगा तुमको समझने में। तो बात समझे ना, सेंटिमेंटलिज्म का मतलब समझ गए ना? देखो, कहने का मतलब यही हुआ, सोचो कितना बड़ा बात कह दी है कि हमारा जो एक्चुअल एनिमी है कोई बाहर का फोर्स नहीं है, ये हम खुद, हमारा अपना वीकनेसेस है, समझे ना? अपना कवाडिस नेचर है, जो डरपोक का जो नेचर होता है वो हमारे रीजन से हम कमजोर हैं। हमारा सेल्फिशनेस है, ये हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, समझे ना? हमारा हिपोक्रेसी है, बोलते कुछ करते कुछ है। हिपोक्रेसी मतलब क्या है? बोलना कुछ बोल रहे हो, कर कुछ रहे हो, यही तो हिपोक्रेसी है। हर समय नेता पे आरोप लगता है ना कि गजब का हिपोक्रेट आदमी है ये लोग, है ना? तुम लोग जानते हो, हर एक नेता ही धरती पे होता ही हिपोक्रेट होता है, अभी का, पहले का नहीं, ठीक है ना? और सेंटिमेंटलिज्म यानी कि आंख बंद करके हमको ये चाहिए तो हमको ये चाहिए। तो ये सब चीज बोलते हैं ना कि मन को अस्थिर रखना चाहिए। ये कंट्रोल योरसेल्फ, कैसे कंट्रोल करोगे बाबू? इससे ये करोगे तो कहाँ पहुंचोगे? डायरेक्ट क्लोज टू गॉड। और क्लोज टू गॉड को पहुंचने का मतलब ये नहीं कि चोला बदल लो, ठीक है? चोला बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है तुमको, इसी चोला में भी भगवान मिल सकते हैं। मैं ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, जान लो, ठीक है ना? थोड़ा बहुत चलेगा आदमी परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है? और बाकी अच्छा नेचर है तो ठीक है, इसको सरपास कर लेगा, है कि नहीं है? सभी नेचर देखो, बैलेंस करना होगा ना। अब कहोगे कि मेटलिज्म गलती होता है तो गलत बात होगा बोलना। जब तक मुंह में दाना नहीं रहेगा तब तक हरे रामा हरे कृष्ण कैसे होगा जी, है ना? इसलिए पेट में दाना भी होना जरूरी है। अब हम लोग तो कोई नया बुद्ध बनने वाले नहीं है कि आंख बंद करके बैठ जाए पीपल पेड़ के नीचे और 5 साल 5 इयर्स तक हमको मिल जाए ऊपर से एनर्जी। था ऐसा तो होने वाला नहीं है चीज, ठीक है ना? तो इसके लिए हमको चाहिए मेटलिज्म। तो यस, वेस्टर्न एजुकेशन और ईस्टर्न एजुकेशन का ब्लेंडिंग होना चाहिए प्रॉपर। ईस्टर्न एजुकेशन अपना मेडिटेशन और कंसंट्रेशन के लिए जाना जाता है, वेस्टर्न एजुकेशन अपने लग्जरियस लाइफ के लिए जाना जाता है। तो दोनों का ब्लेंडिंग हो तो कितना मजेदार है, लाइफ बहुत अच्छे से चल पाएगा। थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान भी है और थोड़ा रियल नॉलेज भी है, जिंदगी चलाने का भी रास्ता है। अब जैसे कि अब आध्यात्मिक ज्ञान के चक्कर में घर को, फैमिली को तुमने त्याग दिया और चल दिया हिमालय पर्वत, तो वो भी क्या चीज है ना? फैमिली एथिक्स नहीं है। बहुत अच्छा, फैमिली एथिक्स नहीं होगा, सब चीज को फॉलो करना होगा ना। यस, तो ईस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन कह सकते हो, और इन पे बहुत काम हुआ है। इसलिए कहते हैं कि जरूरी है कि भारत में एक नया एजुकेशन पॉलिसी आना चाहिए, ठीक है? और इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मेन तो बात है कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए, खाली आने से नहीं होता है। मिटा देना, सब लिख लिए हो इसमें। देखो, रियलाइज मिस्टेक्स एंड एडमिट देम। जब तक मिस्टेक रियलाइज ही नहीं करोगे अपना, तो फिर वही मिस्टेक को आगे ले जाओगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे। अरे जब मिस्टेक होना चाहिए तो कैसे रियलाइज करोगे बताओ तो नितेश? तुमसे मिस्टेक होता है, हर आदमी से मिस्टेक होता है,
तुमसे मिस्टेक होते तो कैसे रियलाइज करते हो तुम इस चीज को? रो के, गुस्से से, गुस्से में करते हो? तब गुस्सा उस्सा कुछ नहीं है, हंसी है, हैबिट का हिस्सा हो गया, वो भी गंदा हैबिट का हिस्सा हो गया है। कोई बात नहीं है, होगा एक दिन, ठीक हो गया। कोटेड अनकोटेड कर लेना यहाँ पे। तो बिलीफ को खत्म करने के लिए दूसरा बिलीफ लाना होगा ना। हाँ, बिलीफ से देखो, बिलीफ कैसे बनता है? तो सराउंडिंग से बनता है ना। जैसा सराउंडिंग है वैसा बिलीव होगा, जैसा कंपनी है वैसा बिलीव बनेगा उसका। अब दोस्ती है, समझ रहे हो ना? नीचे वाले लोग से दोस्ती है और सोचते हो कि चंदा मामा के पास जाना है, तो कैसे होगा फिर? तो दोस्ती वैसे ही लोग से करो ना, जो दूरबीन लेके बैठा हुआ है, चंदा मामा देख रहा है, तो उससे करो बात, वो कर देगा तुमको चंदा मामा के पास सब। तो उस तरह का वैल्यू डेवलपमेंट होगा अंदर। देखो, अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, है कि नहीं है? जितने भी गांधी जी के टाइम में रहे हैं, इर्द गिर्द रहे हैं, जाकर पता करो सबको, सब गांधी जी वाला ही बिलीव को लेके चलते थे। कौन सा? गदर मूवी? तो फिर हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं वही सेम बात है कि हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे डेवलप्ड होगा? हमारे सराउंडिंग से, हमारे कंपनी से डेवलप्ड होगा। अब मान लो कई बोलते नहीं कि जब बच्चे लोग को कॉलेज भेजा जाता है तो कहते हैं कि दोस्ती अच्छे से करना, ज़्यादा बाहर मत घूमना। बिल्कुल, मगर फिर भी बच्चा लोग घूमता है। और जो अच्छा बच्चा रहता है वो कितना भी घूमे फिर भी अपने आप को इंटैक्ट रखता है। और जो पहले से ही गड़बड़ है, इसको चाहे तुम छजी पे रख दो, चाहे ग्रेविटी का उसमें रख दो, वो करेगा ही करेगा, गलती करेगा ही करेगा। तो फिर है ना। नारायण गुरु के बारे में समझते हैं, बहुत बड़ा नाम है इनका भी। अब मुझे पता है, नीतीश को पता है नारायण गुरु के बारे में। जल्दी बताओ, ज़्यादा नहीं, 4 पॉइंट बताओ इनके बारे में, जल्दी बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, सही बात है। और कोमल को जानती हो, तुम ही दोनों हो एक्सपीरियंस्ड वन हो यूपीएससी में। हाँ, इतना ही। नारायण गुरु क्या भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड थे? ठीक है, कोई बात नहीं है, नॉलेज धुंधला हो गया तुम लोग का। तो देखो, इनका क्या कहना है कि रॉन्ग नॉलेज, गलत नॉलेज है ना, डिविजिबल पूल होता है, डिविजिबल सोसाइटी को डिवाइड भी कर सकता है रॉन्ग नॉलेज, और इससे कन्फ्रंटेशन भी हो सकते हैं, यानी कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। तो रॉन्ग नॉलेज लीड्स टू कन्फ्रंटेशन। यदि गलत नॉलेज है ना तो लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। सही बात है कि नहीं है? जब आदमी के अंदर कंप्लीट नॉलेज रहता है तो उसको डील करने का पावर उसके पास अद्भुत रहता है। और जिस आदमी के पास बहुत कम नॉलेज होता है वो डील नहीं कर पाता है। बात समझे? नंबर 1, यानी कि रॉन्ग नॉलेज से हम गलत काम कर सकते हैं और उससे कंफ्लिक्ट हो सकता है। ये नारायण गुरु ही सिखाए थे, नंबर 1। दूसरा देखो, इसमें कहा कि यस, हैप्पीनेस और कंटेनमेंट के लिए काम करना चाहिए, यानी कि सेटिस्फैक्शंस के लिए। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेवर इंटीमेट एनीवन। किसी को कॉपी करो तो ब्लाइंडली मत करो, किसी को फॉलो करो तो ब्लाइंडली फॉलो मत करो, लॉजिकल फॉलो करो किसी को भी। जैसे गांधी जी को फॉलो करते हो तो तुम्हारा विचारधारा वैसा होना चाहिए, या तुम ऐसा सोचते हो तब करना चाहिए। तो नेवर इंटीमेट एनीवन ब्लाइंडली, किसी को फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो मत करो। समझे? इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि कोई भी लॉ होता है उसमें रिफॉर्म आना ही चाहिए एज पर द टाइम। ये जरूरी है कि नहीं है? बहुत सारे आर्काइक लॉ है कि नहीं है? बहुत सारे लॉ कॉलोनियल पीरियड का अभी भी कंटिन्यू होकर चला जा रहा है, मगर यदि उसको आंख बंद करके लागू कर देते हैं तो क्या अभी का सोसाइटी को वो जस्टिस दे पाएगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा, क्योंकि समय के हिसाब से सोसाइटी चेंज होता है। जब सोसाइटी चेंज हो रहा है तो लॉ में भी रिफॉर्म्स आना चाहिए, और हम देखते हैं ऐसा केस।
ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो परमानेंट मेंबर का जो 5 है, वीटो पावर का कॉन्सेप्ट है यूनाइटेड नेशंस में, है ना, बिल्कुल रिफॉर्म्स आना चाहिए। वो तुम्हारा 20वीं सदी का आवश्यकता था, है ना, 20वीं सदी का, जब वर्ल्ड में सब वर्ल्ड वार हो रहा था, तो उस समय जरूरी था कि कोई नेशंस, 5 नेशन या 6 नेशन, जो भी जितने भी नेशंस हो, वो आए एक साथ और कहे कि नो टू वार। मैं अभी पूरा दुनिया खोल चुका है जी, अब बड़े बड़े कंट्री निकल चुके हैं। जापान तो पहले से ही भी आगे ही है, और भी बहुत सारा, जर्मनी है, करेक्ट, और भी बहुत सारा कंट्री है जो बहुत, इंडिया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया। बताओ साउथ कोरिया कहाँ पहुँच गया सेमीकंडक्टर में, तो क्यों नहीं होना चाहिए इसका वहाँ पे, इसका भी पावर होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस में। तो सही बोले हो तुम, बिल्कुल ये रिफॉर्म्स आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो यही कहते हैं कि लॉ में रिफॉर्म्स आना चाहिए एज पर द कंडीशंस, एज पर द टाइम। हाइजेनिक वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, प्रैक्टिस एज अ ट्रेडिशन प्रैक्टिस होना चाहिए। देखो ये चीज़ तो अच्छा बात है इंडियन कल्चर में भी। इंडियन कल्चर में यदि तुम मानो कि दिवाली है, राम जी का त्यौहार आ गया है, घर साफ करो, चूना लगाओ, पूरा घर में एकदम चूना लगा रहा है बच्चा लोग बैठ के एकदम, है कि नहीं है, ये अच्छी बात है कि नहीं है। फिर एक हफ्ते बाद छठ पूजा आ गया है, छठ पूजा आ गया, मनाओ अच्छे से। तो कहीं ना कहीं हमारे कस्टम में ये अलाउ है कि हाँ हाइजेनिक मेंटेन करके रखना है। तो बिल्कुल ये कहते हैं कि हाइजेनिक वे ऑफ लाइफ एक ट्रेडिशन का एक हिस्सा होना चाहिए। और जानते हो आदमी यदि हाइजीन मेंटेन करे तो उसका बहुत लाभ है ना। कम्युनिकेबल डिजीज जो देखते हो, डिजीज जो फैल के आता है, उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन एकदम हाईली सक्सेसफुल रहा हमारे कंट्री में, तो उसके पीछे वर्ल्ड बैंक हो या अन्य संस्था हो, ये कहते हैं कि भारत में इतना टॉयलेट बनने के वजह से बहुत सारे डिजीज को कंट्रोल किया गया। और मोदी जी इस चीज़ को लेकर कोर्ट भी करते हैं पार्लियामेंट में। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर सैनिटेशन, ODF प्लस यानी कि जो फेकल मैनेजमेंट है ढंग से किया जाए तो बहुत सारे डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं है। तो ये कहते हैं कि हाइजेनिक वे ऑफ लाइफ प्रैक्टिस होना चाहिए, एज अ ट्रेडिशन प्रैक्टिस होना चाहिए, समझे ना। और इन्होंने 10 कमांडमेंट्स दिया था, यानी कि 10 नोबल आइडियाज दिया था, ठीक है। इसमें कहते हैं बी इनलाइटन विथ एजुकेशन, एजुकेशन के साथ, एजुकेशन लेने के बाद इनलाइटन हो जाओ, यानी कि अवेयर हो जाओ, विवेकशील बनो, नंबर 1। बी स्ट्रेंथन विथ ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथन करो, जिस संस्था में जुड़े हो अपने आप को ग्रो करवाओ। मेक प्रोग्रेस थ्रू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के थ्रू प्रोग्रेस करवाओ अपने नेशंस को। अब जानते हो कि इंडस्ट्री मशीन जो है, मॉडर्न मशीन है, वो तो इनएविटेबल है, अनएवॉइडेबल है। हम बोलेंगे कि छोड़ो हम मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो तुम्हारे बोल देने से हो जाएगा क्या? पूरा दुनिया ही यूज़ कर रहा है उस चीज़ को, तुम पीछे हो जाओगे। और पता चला छैया मोबाइल में भी तुम बस एक ही बटन उठा पा रहे हो, वो भी गाना बज रहा है हेलो बबलू हेलो हेलो बबलू, बाकी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो क्या फ़ायदा हुआ फिर? पहले था ना जी चल छैया वाला। तो फिर यदि हम मॉडर्न जमाने के साथ नहीं रहेंगे, हम बहुत पीछे हो जाएंगे, बच्चा लोग ऐसे ऐसे दिखा के भाग जाएगा फिर। तो ये नहीं होना चाहिए, यानी कि मेक प्रोग्रेस विथ थ्रू इंडस्ट्री। डोंट स्पीक कास्ट, आस्क कास्ट एंड थिंक कास्ट। कास्ट के बारे में मत पूछो, किसी से मत पूछो गलती से भी। कास्ट के बारे में बात मत करो, मत पूछो और ना सोचो, क्योंकि यही कास्टिज्म है जिसके वजह से कंट्री यूनाइट होने के बाद भी यूनाइटेड नहीं है। देखते हैं इलेक्शन के टाइम में, अभी देखो छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल होते हैं, अभी देखो उत्तर प्रदेश का बहुत मजा आ रहा है। हम तो रात को देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, क्या मजेदार इलेक्शन चल रहा है। अभी तुम लोग पता है, जाओ तो ललन टॉप में इंटरव्यू सब पड़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं 1.5 घंटा का इंटरव्यू है सबका, देख लेना, मजा आ जाएगा तुम लोग का। योगी जी का जाके देख लो, समझ में आ जाएगा। अभी जो चल रहा है ना उत्तर प्रदेश में, मैं कहूँगा कि इलेक्शन बहुत खतरनाक तरीके से होने वाला है 2022 में, बहुत डेंजर इलेक्शन होगा। और भले ही टेलीविज़न मीडिया में ये बताए कि जीत रहे हैं, बाबा जीत रहे हैं योगी जी, मैं गारंटी कहता हूँ धरातल पे अखिलेश यादव आगे चल रहा है, जो मैंने ग्राउंड रिपोर्ट देखा है। मतलब कहने का मतलब है कि न्यूज़ बहुत तगड़ा चल रहा है, इतना ही समझो ना। 2022 में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है उत्तर प्रदेश में। और यू नो डैट उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो डायरेक्ट सेंटर पर असर पड़ेगा इसका, तो रातों रात सत्ता पलट सकता है। इसका हम उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि मोदी जी का होल्ड बहुत स्ट्रांग है भारत में। उत्तर प्रदेश यदि चला जाए ना हाथ से,
तो कितना भी होल्ड होता है वो होल्ड खत्म ही हो जाएगा। 80 लोकसभा है जी, 80 लोकसभा है, 80 लोकसभा समझते हो? पूरी तरीके से तुम कितना स्टेट का कॉम्बिनेशन में चलेगा 80 सीट्स। तो इस समय का इलेक्शन, इस बार का इलेक्शन को क्लोजली देखना है सभी स्टूडेंट को, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। Whatever be the religion, it is a sufficient if it is a good for mankind। कोई भी रिलीजन में तुम हो, यदि मानवतावाद के लिए बहुत सही चीज है, फॉलो इट। ज्यादा क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही तुमको विरोध करने की जरूरत है। ये इनका 10 कमांडमेंट्स में एक कमांडमेंट बता रहे हैं, लिखाएंगे कुछ नहीं, बस सुनते जाओ। Whatever be the difference in the faith, कोई भी डिफरेंस है, फेथ में हो, चाहे ड्रेस में हो, चाहे लैंग्वेज में हो, एज ऑल ह्यूमैनिटी बिलोंग्स टू वन कास्ट। अरे डिफरेंस है, ठीक है, मगर एक ही कास्ट है, दैट इज ह्यूमैनिटी, है ना। कपड़ा कुछ भी पहनो बाबू, है ना, कुछ भी पोशाक पहनो, कुछ भी खाओ, आखिर आफ्टर ऑल ह्यूमैनिटी है, समझे। डोंट मेक लिक्वर, दारू मत बनाओ, दारू मत पियो, मत बेचो, ठीक है। स्पेंड जुडिशियसली, जो भी खर्च करो ना बहुत दिमाग लगा खर्च करो, ये नहीं कि जहाँ देखे हाँ दिखा, हाँ कचौड़ी खरीद खा लो, तो ऐसा नहीं, यानी कि वो तो बस मेटाफोर दिए हैं। बढ़िया से ना, बढ़िया से खर्च करना चाहिए, बढ़िया से दिमाग लगा के, जो कि मेरे अंदर नहीं है। देखो, मैन हु नोज धर्मा, जो धर्म के बारे में जानता है, जो कर्म के बारे में जानता है, शुड वर्क हार्ड फॉर द प्रोग्रेस। जो कर्म के बारे में जानता है, जो धर्म के बारे में जानता है, उसको प्रोग्रेस के लिए काम करना चाहिए और अपने पड़ोसी के लिए काम करना चाहिए। पड़ोसी मतलब क्या है कि वो सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। पड़ोसी खुश, तुम खुश, तुम खुश, सोसाइटी खुश, सोसाइटी खुश, डिस्ट्रिक्ट खुश, डिस्ट्रिक्ट खुश, स्टेट खुश, स्टेट खुश, नेशन खुश, नेशन खुश, पूरा दुनिया खुश। पूरा दुनिया खुश का मतलब क्या है? भगवान खुश। हो गया, बात खत्म, है ना। हारमोनी यही ना बोलते हैं, अब्दुल कलाम यही ना बोलते हैं, राइचुअस नहीं दिए, हमारा दिल खुश हो गया तो पूरा दुनिया खुश हो जाएगा। कनेक्शन है पूरी तरीके से। तो ये हम नारायण गुरु से सीखते हैं, और भी बहुत कुछ सीखते हैं कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर वन स्पीसीज, एक ही स्पीसीज है, जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं, है कि नहीं है। नो स्पीकर शुड स्पीक टू द पीपल ऑन द सब्जेक्ट दैट इज नॉट क्लियर टू हिमसेल्फ। देखो कितना अच्छा बात कहते हैं कि ऐसा कोई सब्जेक्ट पे बात नहीं करो जिसपे तुमको कंफ्यूजन है। बोल रहा है अटक रहा है, बोल रहा है अटक रहा है, बोले यार क्या यार दिमाग चाट रहा है फालतू का बैठ के। बोलो तो एकदम कॉन्फिडेंस से बोलो, और उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए तुमको, समझ रहे हो ना। अब देखो, मान लो कि तुमको 10 चीज बोलना है, तुम 7 में अटक गया, 3 चीज सही बोल रहा है, फिर भी अगले वाले बोला यार कुछ नहीं आता, भगाओ इसको यहाँ से। इंटरव्यू के टाइम में होता है कि नहीं होता ये सब चीज। इंटरव्यू में गया, पूरा छाती फुला के गया, बोला बैठो, अब बोल दिया पहले 2-3 सवाल दागा गया, हो गया वहीं पे ढेर, और उसके बाद तुम अपना फ्लो में आ रहे तो कोई फायदा नहीं हुआ ऐसा फ्लो में आने का। हो गया बाबू, तुम्हारा हो गया, तो परसेप्शन गलत क्रिएट हो चुका है इंटरव्यू में। तो यही कहते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में बोलिए ना तो उसके बारे में ठीक है नॉलेज होना चाहिए, यदि नॉलेज नहीं तो चुपचाप बैठना है। तो नारायण गुरु ऐसा कहते हैं, ये कहते हैं कि रिलीजन इंस्पायर पीपल टू वर्क फॉर कंटेनमेंट। रिलीजन इंस्पायर करता है लोगों को कि वो सेटिस्फेक्शन के लिए काम करे, पीस के लिए काम करे, ठीक है। और जितने भी लोग का रिलीजन है वो सेम है, मोर और लेस सेम है। टेल ट्रूथ, प्रैक्टिस धर्मा एंड लर्न लेसन्स एवरी डे। बोलते हैं ये कि सच्चाई बोलना चाहिए हमें, ठीक है, हमें धर्म प्रैक्टिस करना चाहिए और प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए हमें। सेल्फ नॉलेज इज अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवेयरनेस। सेल्फ नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अपने आप से सीखने का कला होना चाहिए। वर्शिपिंग ऑफ गॉड इज पॉसिबल ओनली थ्रू द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। हम जब तक ह्यूमैनिटी के लिए काम नहीं करें तब तक हम खुदा के लिए काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा नारायण गुरु कहते हैं। देखो, पब्लिक स्पीच का मतलब ये हुआ कि टू नो एंड टू मेक नो, कुछ चीज जानना और किसी को बताना, समझे ना। किसी को क्षति पहुंचाना नहीं होता है पब्लिक स्पीच का मतलब। यदि मान लो कभी हम पब्लिक स्पीच दे रहे हैं, हम किसी जाति संप्रदाय के बारे में कुछ गलत बोल दे तो गलत बात हो जाएगा। हमको सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए लोगों का। ऐसा होता है कि नहीं होता? इलेक्शन का दौर है, अभी 80 और 20 का बात कर दिए, है ना, जानते हो तुम, और बहुत सारा चीज बात कर दी है। जो इलेक्शन देख रहे हो समझ सकते हो बात को, है ना। तो कहाँ किस तरह डिबेट फिर चला जाता है, फिर बात घूम के कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो इसलिए कोशिश होना चाहिए पब्लिक स्पीच में, हम पब्लिक स्पीच क्या कोशिश होना चाहिए? टू नो, जानना कोई भी चीज। यदि पब्लिक स्पीच के आप स्टेक होल्डर हो, आप सुन रहे हो तो कुछ चीज को जानो, यदि आप बोल रहे हो तो कोई चीज समझाओ, मगर शर्त यह है कि कोई गलत चीज नहीं होना चाहिए, कोई डिविजिबल फोर्स की तरह यूज नहीं करना चाहिए पब्लिक स्पीच को। नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, नॉन एडल्ट्री, ये सब होना चाहिए लोगों के अंदर। और क्वालिटीज ऑफ वर्ड्स, हार्मोनी होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, जब बात करते वक्त स्वीटनेस दिखना चाहिए, अट्रैक्टिवनेस दिखना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी दिखना चाहिए, अप्रोप्रिएटनेस दिखना चाहिए। इतना कुछ होना चाहिए तुम्हारे टॉक में। हाँ बोलो,
सॉरी, मतलब गलत संगत में नहीं पढ़ना। हाँ गलत, जैसे कि अब तुम यहाँ पे हो और पड़ोसी की बीबी के साथ तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हो, तो ये हुआ नॉन एडल्ट्री। हाँ, बड़ा बात नहीं हुआ बाबू। हाँ ठीक है, समझ गए ना। गलत बात है कि नहीं है? तो देखो इसमें लिख लो बस, ये इतना ही कुछ बोलना था। हाँ नारायण गुरु बहुत कुछ सीखते हो। देखो जैसे कि मैंने कहा कि रॉन्ग नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज तुमको बाबू कन्फ्लिक्ट देता है, कन्फ्रंट्रेशन देता है, बचना चाहिए इससे। उसके बाद नेवर इंटीमेट, नेवर फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए किसी पे। लॉ सैक्रोसेंट नहीं होना चाहिए। लॉ क्या होना चाहिए? लॉ में रिफॉर्म आना चाहिए एज पर टाइम। हाइजेनिक वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। एग्जाम्पल बहुत सारा दे सकते हो। ऑल ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू वन कास्ट। ठीक है, एक ही कास्ट के हैं सब। इंस्पायर पीपल, रिलीजन क्या करना चाहिए? पीपल को वर्क करवाना चाहिए, वर्क फॉर पीस। ये नहीं कि रिलीजन झगड़ा करवा दे। बात समझ रहे हो ना? रिलीजन से झगड़ा होता है कि नहीं होता है? सेल्फ नॉलेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ नॉलेज मतलब सेल्फ अवेयरनेस कह सकते हो, सेल्फ इंपावरमेंट कह सकते हो। ये कहते हैं यस, सर्विस टू मैनकाइंड, सर्विस टू मैनकाइंड, सर्विस टू गॉड इज सर्विस टू गॉड। पब्लिक स्पीच का जो पर्पस होना चाहिए, पब्लिक स्पीच का जो पर्पस होना चाहिए, टू नो या मेक टू नो, समझे नहीं? या मेक नोन टू अदर्स, नो टू अदर, मेक नोन टू अदर्स, नॉट फॉर एनी कन्फ्लिक्ट। ठीक है, नॉट फॉर एनी कन्फ्लिक्ट। तेजी से लिखना होगा जी तुम लोग को। मैं यदि इनका वैल्यूज के बारे में बात करूं, इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस सीख सकते हैं, है ना? नॉन एडल्ट्री सीख सकते हैं, यस। एट्रैक्टिवनेस, अब एट्रैक्टिवनेस का ये होना चाहिए कि यानी कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ वर्ड्स होने चाहिए। क्वालिटी ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है? जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए? एट्रैक्टिवनेस होना चाहिए, बहुत अच्छा लगना चाहिए सुनने में। बहुत बोरिंग स्टाइल से बोल रहे हो, मज़ा नहीं आएगा। क्लैरिटी होना चाहिए, आपकी बात में क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, यदि आपकी बात में क्लैरिटी नहीं है, आपको डायलेमा है, आपको दुनिया भर का कन्फ्यूजन है, तो कैसे आपका बात माना जाएगा? स्वीटनेस होना चाहिए जी, स्वीटनेस, सुने में मजा आ जाए, समझे? ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, वही पीस होना चाहिए, हार्मोनी। ठीक है, ये सभी चीज होने चाहिए, क्योंकि देखो नारायण गुरु है, प्रचार प्रसार किए हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर रह चुके हैं, तो बोलेंगे ही इस चीज़ के बारे में ये। और देखो मेन चीज़, आदमी एक आदमी से जुड़ा है तो थ्रू स्पीच जुड़ा हुआ है।
आज हम चुपचाप बैठ के रूम में बैठ जाए और लगा दे, कुंडी लगा दे और बोले ही नहीं लोगों से, तो हमारा भावना कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो आदमी तो अपने जुबान से ही जाना जाता है कि उसके अंदर थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। देखो कि लंबा तगड़ा लड़का, ठीक है ना, 6 फुट का लड़का, एकदम स्मार्ट, कोट पहना है, जब मुंह खुल रहा है तो अधगंदा आवाज निकल रहा है, समझ रहे हो ना। तो बोलो क्या है यार, इससे बढ़िया तो दूसरा कोई ठीक है कि नहीं है। कोमल देखने में खूब स्मार्ट, देखने में ऋतिक रोशन लग रहे हैं, जब मुंह खुल रहा है तो पूरा अलग ही भाषा बोल रहा है। अब किसी पे बोलना सही नहीं है, मगर समझ जाओ ना, तुम लोग भी सोसाइटी का हिस्सा हो, लोग कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, समझ गए ना इस चीज़ को। अब गुरु रविदास के बारे में जानेंगे। देखो गुरु रविदास बहुत ही पूजनीय है, ठीक है। गुरु रविदास का पंजाबी लोग बहुत मानते हैं, गुरु रविदास को, पंजाबी नहीं, यूपी वाले लोग भी बहुत मानते हैं रविदास को, भक्ति मूवमेंट के सेंट रहे हैं। अभी भी पंजाबी लोग बहुत पूछते हैं रविदास को। तुम लोगों को पता नहीं है, रविदास का ही अभी कुछ दिन बाद सेलिब्रेशन है उत्तर प्रदेश में। तो इलेक्शन पड़ गया था, वो चरण वाइज इलेक्शन पड़ता है ना, जैसे हम जानते हैं उत्तर प्रदेश का भी चरण वाइज, फेज वाइज है, तो पंजाब का भी है। तो पंजाब का एक जो इलेक्शन का टाइम पड़ा वो गुरु रविदास का सेलिब्रेशन के आसपास पड़ा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला, जितने भी वहाँ के पार्टी हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, और भी अन्य पार्टी है, क्षेत्रीय दल पार्टी, सभी ने रिक्वेस्ट की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, किसी देखिए सर रविदास का वहाँ पे सेलिब्रेशन होगा उत्तर प्रदेश में, लोग जाएंगे, पंजाबी लोग जाएंगे सेलिब्रेट करने के लिए, फिर आ नहीं पाएंगे इलेक्शन के टाइम में, सर इसको पोस्टपोन कर दीजिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तुरंत पोस्टपोन कर दिया उस चीज़ को। इसका मतलब देखो ये अभी का टॉपिक है, मैं 2 दिन पहले का बात बता रहा हूँ तुम लोग को। तो रविदास अभी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बहुत सारे रीजन में, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे रीजन में। और रविदास को कहा जाता था कि ये इनके पास हीलिंग पावर था। जैसे कई लोग होता है ना, कई लोग के पास ले जाते हो कि कहते हो कि बाबा इसका तबीयत खराब है, थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद से ठीक कर देते थे। हाँ, ये पावर हीलिंग पावर कहते हैं इसको, ठीक है। तो रविदास के इनके बारे में जान लो, मैं बता देता हूँ, उसके बाद लिखा दूंगा। देखो कॉपलर फैमिली में जन्म हुआ इनका। कॉपलर फैमिली समझते हो ना क्या होता है? हाँ, मोची फैमिली, उसमें हाँ कॉपलर, तो उसमें उनमें जैसे कबीर जी का भी तो यही था ना, बिल्कुल उसी लोही डॉन टोडन से ही आते थे। तो कॉपलर फैमिली में जन्म होना, उसके बाद इतने सोशल प्रिजुडिसेस से सामना करना। अब छोटा जात का आदमी तो छोटा ही रहेगा, मतलब लोग का जो प्रिजुडिसेस है ना, जो धारणा है, जो डोमिनेंट क्लास का जो धारणा है, तो वहाँ से उभरना बड़ी बात है कि नहीं है। ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर ओन गुड डीड्स। एक आदमी को अपने अच्छा कर्मों के लिए जाना जाता है। आदमी गलत काम करेगा तो चाहे कोई भी जात का हो तो गलत ही है ना, गलत तो गलत ही है। और अच्छा है तो कबीर जी का नाम अभी तक चलता है, रविदास का नाम अभी तक चलता है। तो आदमी तो अपने कर्म के लिए जाना जाता है, ऐसा ये कहते हैं। और कहते हैं कि कोई आदमी बर्थ से और कास्ट से महान नहीं होता है, वो अपने कर्मों से महान होता है, अपने डीड से महान होता है। सही बात है कि नहीं है? बिलीव टू हैव मिस्टिक, वही बोले ना, इनके लोग को लगता है इनके पास हीलिंग पावर रहता था, ठीक है। ही प्रीच दैट गॉड रिसाइड्स, ये कहते थे कि गॉड सबके हृदय में बैठते हैं, हृदय में रहते हैं। विद हिज नॉलेज एंड प्रिजर्वेंस ही अर्न द एडमायरेशन ऑफ स्कोर्स ऑफ द पीपल एंड इवन रॉयल्स। बोलते कि इनके जो एडमायरेशन की वजह से, इनके नॉलेज के वजह से ये बहुत लोग का दिल जीत के बैठे थे उस समय। और इवन जो राजा लोग थे, राजा लोग भी बहुत पसंद करते थे रविदास को। तो ये इनका रविदास का हिस्ट्री। ऐसे तो भक्ति मूवमेंट में जाओगे देखोगे तो बहुत कुछ इन्होंने बहुत कुछ कंपोज भी किया है, बहुत इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर रह चुके हैं ये भक्ति मूवमेंट के। जानते हो ना, बाद में जो फेज चला था नॉर्थ इंडिया में, भक्ति मूवमेंट अलग अलग फेज में चला है ना जी, 200 साल 300 साल का चला है ये। तो रविदास का इंपॉर्टेंट रोल है, बस यही जान लो।
गुरु रविदास। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि ह्यूमन बीइंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय गुड डिड्स, अपने अच्छे कर्मों के लिए इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, गुड डिड्स, नॉट बाय बर्थ और कास्ट, कास्ट से नहीं। इनके पास हीलिंग पावर भी था, मिस्टिक हीलिंग पावर। मिस्टिक हीलिंग पावर था इनके पास। ये कहते थे कि गॉड resides in the hearts of people। भक्ति मूवमेंट का क्या पर्पस था जान ही रहे हो, जो डॉगमेटिज्म है कि पूजेंगे, मंदिर में जाएंगे या फिर हम यजना सूजना करेंगे तभी भगवान मिलेंगे। तो यही सब चीज़ को चुनौती देने के लिए तो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ है ना, कि सरल कर दो ना, ईश्वर से मिलने का रास्ता सरल होना चाहिए। यदि ईश्वर से मिलने का रास्ता बहुत कठिन हो तो कैसे फिर कमर आदमी अप्रोच कर पाएगा ईश्वर को, है ना। तो चल दिया हरे रामा हरे कृष्ण, जहाँ हो बाबू जुलूस निकाल के निकलो, हरे रामा हरे कृष्ण, भगवान मिल जाएंगे। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। रिसाइड्स इन द हार्ट्स ऑफ पीपल, तुम्हारे दिल में भी होंगे खुदा, देखो अच्छे से। ठीक है, कहते हैं कि यस विथ प्रॉपर नॉलेज और इनके जो परसिवेरेंस थे, यानी कि स्ट्रॉन्ग पावर, परसिवेरेंस, बहुत इन कॉमन पीपल भी बहुत मानते थे इनको, कॉमन पीपल रेस्पेक्ट, कॉमन पीपल एज वेल एज रॉयल्स, जो राजा लोग थे वो भी बहुत रेस्पेक्ट करते थे इनको, रेस्पेक्टेड हिम। समझ गए ना, ये चीज़ है। और कह सकते हो कि ये अगेंस्ट डॉगमेटिज्म, आप खुद भी ऐड कर सकते हो, ऐसे बहुत कुछ ऐड कर सकते हो अगेंस्ट डॉगमेटिज्म। हाँ बोलो, फरवरी 19 है ना, तो समझ जाओ ना, समझ जाओ इलेक्शन डेट है ना, तो बहुत अच्छा। फैब 16 फैब है, ओके कोई बात नहीं है। इस बार का इलेक्शन से रिलेटेड है ना, फैब में इनका लिख दो ना, बर्थडे है, ये लिख दोगे तो थोड़ा इलेक्शन का मुद्दा समझ में आ जाएगा ना। कनेक्ट करो ना, कनेक्ट करने का प्रयास करो ना केवल। हाँ रायदास रविदास, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत सारा वर्क है इनका, बहुत सारा वर्क है। बस हम सीख रहे हैं कि क्या क्या सीख सकते हैं इनसे। ऐसे इनके बारे में किताबें सीख सकते हो, ठीक है। इतने इतने जो महान लोग हैं ना, बहुत महान लोग हैं ये सब, ठीक है। हम एक कबीर जी के बारे में नहीं कहते, बताओ कबीर जी का दोहाई है ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, है कि नहीं है। पढ़े सो ढाई अक्षर सो पंडित होए। इतना बड़ा बड़ा किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता है ना। बस उसमें प्यार मोहब्बत होना चाहिए, बात करने का तरीका होना चाहिए। पढ़ लिया बहुत वो बन गया, एरोगेंट बन गया, क्या फ़ायदा हुआ पढ़ाई लिखाई का। मगर ये तो है, पढ़ाई लिखाई करने से आदमी सेपरेट तो हो ही जाता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। वो कोशिश करता है कि क्या यार क्या मासे से रहेंगे जुड़ के, मासे से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बस ठीक है, मासेस पहले भी वैसे ही था, अभी भी वैसा ही है, आगे भी वैसा ही रहेगा। इंटेलेक्चुअल का काम है कि सही सही टाइम पे आके मासेस को गाइड करना, समझे ना। मासेस को इग्नोर भी नहीं कर सकते। यदि मासेस को इग्नोर करोगे तो तुम पे ही छीटा पड़ेगा फिर, है कि नहीं है। मासेस को नहीं पता है कि कहाँ जाना है। इंटेलेक्चुअल का काम है, 1% आदमी का काम है उसको डायरेक्शन दिखाना। अब बस 2 बचा हुआ है, आज ख़त्म ही कर देंगे जैसे कि मैंने कहा है पहले तुम लोग को। और छोटा छोटा है, एक देखो
जिनके बारे में हम पढ़ाए हैं, तुमको कल ही पढ़ाए थे इनके बारे में। हाँ साउथ के, हाँ तमिल लिटरेचर के जो थे, तिरुवल्लुवर, ये देखो बहुत बड़े नाम है ये, तिरुवल्लुवर। अब देखो तिरुवल्लुवर जो है ये बहुत बड़े पॉइंट रह चुके हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा तुम लोग को। एक तो ग्रेट पॉइंट रहे हैं, प्रीचर भी रहे हैं यानी कि टीचर रहे हैं, और बहुत बड़े थिंकर भी रहे हैं। और इनका जो वर्क था थिरुकुराल ही था ना जी, जो बताए थे, उसमें बहुत कुछ जानकारी दिया गया, मोरल यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज़ के बारे में बताया है। यही बात किए थे उस क्लास में भी, परसों क्लास में, ठीक है। तो इनका तमिल लिटरेचर जी, एक तो संगम लिटरेचर से आगे गया है ना, हम कहते हैं कि तमिल लिटरेचर इज इक्वल टू संगम लिटरेचर, क्योंकि प्रिकर्सर है वही गया। मगर जो बाद में जितने भी तमिल लिटरेचर हुए हैं उसमें बहुत बड़ा इनका रोल है कि नहीं है। इनके क्या कहते हैं कि द एफर्ट्स एक्सटेंडेड टू अटेन इवन द नॉन अचीवेबल विल प्रोड्यूस डिजायरेबल रिजल्ट। बोलते हैं कि एफर्ट्स डालने से जहाँ लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है, वहाँ पे भी बहुत कुछ हो जाता है। तो एफर्ट मैटर करता है, हमारा जो संघर्ष है, हमारा जो मेहनत है, वो काम लाता है, रंग लाता है, बिल्कुल ठीक है। देखो फार्मिंग इज द फोरमोस्ट एक्टिविटी, कहते हैं कि देखो कि बहुत लेबोरियस काम है फार्मिंग करना, है ना। हम फार्मिंग को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यदि जब तक ये दाना नहीं पहुंचेगा तो काहे का वो इंटेलेक्चुअल और काहे का सर्विस सेक्टर और काहे का सेकेंडरी सेक्टर है। इसलिए फार्मिंग आउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, भले ही वो लेबोरियस हो। कि लोग कहते हैं ना लेबोरियस वर्क है छोड़ दो, नो यू कांट इग्नोर, यू कांट नेग्लेक्ट द फार्मिंग एक्टिविटी। हाँ प्राइमरी सेक्टर है, समझो ना। प्राइमरी सेक्टर का मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो, बाकी सेक्टर डिपेंडेंट है उस पर। द कैरेक्टर ऑफ मैन रिफ्लेक्ट्स द कंपनी दे कीप, सही बात है ना। अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, खुद कहते हैं कि हमारा कैरेक्टर कैसे पता चलता है, हमारा कैरेक्टर जो भी लोग हमारे इर्द गिर्द घिरे हैं उससे पता चलता है। फ्रेंडशिप इज फेल्ट डीप विद इन द स्माइलिंग हार्ट, बोलते हैं फ्रेंडशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैन ग्रेटनेस, आदमी कितना महान है ये कैसे मानदंड करे, ये उसके नॉलेज से मानदंड करना पड़ेगा हमें। एक आदमी उतना महान है जितना उसके पास नॉलेज है, क्योंकि वो नॉलेज से डील कर लेगा चीज़ों को, है कि नहीं है। अब हम हर समय क्लास में बोलते हैं कि एक सेम इशू एक पढ़ा लिखा आदमी को दे दो और सेम इशू एक कम पढ़ा लिखा आदमी को दे दो, और वही इशू एकदम उससे भी ज़्यादा कम पढ़ा लिखा आदमी को दे दो, देखो तीनों आदमी अलग अप्रोच से उसको डील कर रहा होगा, है कि नहीं है। तो ये कहते हैं कि मैन का जो ग्रेटनेस है उसके नॉलेज से पता चलता है। इफ़ एनी वन डज अ रॉन्ग थिंग टू यू डू गुड टू देम, यदि कोई चीज़ आपसे गलत करता है, आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो उसके लिए अच्छा करो। क्यों? क्योंकि बैर नहीं रखना किसी के साथ, किसी के साथ बैर नहीं रखोगे तो क्या होगा, दिमाग में कुछ भी कंफ्लिक्ट नहीं रहेगा, दिमाग में कुछ कंफ्लिक्ट नहीं रहेगा तो यस यू आर सिक्योर्ड, यू आर कंफर्टेबल, है ना। थिंक बिफोर अंडरटेकिंग एनी वर्क, कोई भी काम करने से पहले बहुत बार सोचो, ठीक है। और बहुत बार सोचने का मतलब यस कन्विक्शन, कन्विक्शन के साथ ना कोई काम को एक्सेप्ट करना है जी, कि मुंह उठा कर बोल देना है कि प्रोजेक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं। समझ गए ना। तो इसका एक कोटेशन, इनका एक कोटेशन लिखा देंगे, समझ में आ जाएगा और अच्छे से। देखो पहले तो हाँ लिख लो इनका, एफर्ट से हम डिजायर्ड आउटपुट पा सकते हैं। फार्मिंग ये फोरमोस्ट एक्टिविटी है, फोरमोस्ट या फिर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, वी कैन नॉट इग्नोर इट। मैन का जो कैरेक्टर यानी ह्यूमन बीइंग लिखो, मैन गलत हो जाएगा लोग ना। ह्यूमन का जो कैरेक्टर है कंपनी से डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन कंपनी। कंपनी का मतलब क्या होता है आकाश? मारे कान के नीचे, ये कंपनी का मतलब क्या होता है? दोस्त तुम्हारा इर्द गिर्द है, दोस्त की अब हो गया, खत्म हो गया दोस्त लोग। हाँ बोलता है कंपनी दो ना हमको। हाँ ऑर्गेनाइजेशन है, मैन कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन कंपनी। तुम्हारा जो दोस्त वाला होगा ना इधर उधर,
उस पर डिपेंड करेगा तुम्हारा कैसा कैरेक्टर होगा। देखो अब तो नहीं है, तो अब घर से पता करना पड़ेगा। मैन का कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू नॉलेज। ये प्रोपोर्शनल है, काट मत देना जी, प्रोपोर्शनल है, थोड़ा बहुत तो साइंस पढ़े हुए हो ना। प्रोपोर्शनल टू नॉलेज। हाँ तो अच्छा, क्या बात है। थिंक बिफोर अंडरटेकिंग एनी वर्क। कोई भी काम करने से पहले आपको सोचना होगा। एनी वर्क, ठीक है। थोड़ा इनके बारे में मैं जानकारी दे दूं। ये ग्रेड पॉइंट रह चुके हैं, प्रीचर रह चुके हैं। प्रीचर मतलब वही टीचर जिनका मिशन है कुछ फैलाने का। थिंकर रह चुके हैं। इनका जो फेमस वर्क है लिख देता हूं, जाके आर्ट एंड कल्चर का चैप्टर से रिलेट कर लेना इनको। थिरुक्कुरल इनका वर्क है, जहाँ पे इन्होंने यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज पे बात किया है। यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज पे एक कोट लिखवा देता हूँ इनका। बहुत अच्छा बोले, देखो। Those who pretend to know what they don't will be thought ignorant of even what they know। even what they know, पहले लिख लो, ये थोड़ा सा समझना होगा अच्छे से इनका कोट। Those who pretend to know what they don't will be thought ignorant of even what they know। क्या होता है इसका मतलब? बता दे क्लास में कोई स्टूडेंट जो ये कोट को समझ पाया हो। है वो बहुत मस्त है ये। आ जाएगा आज? पहले लिख लो, पहले कॉपी में लिख लो। हाँ, वो भी इग्नोरेंट किया जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, समझ में आ गया ना। देखो, those who pretend to know what they don't। अब हम प्रिटेंड कर रहे हैं हमको आता है, सर हिला रहे हैं, हाँ 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 हाँ, ठीक है, प्रिटेंड कर रहे हैं, हकीकत में नहीं है। दे डोंट विल बी थॉट इग्नोरेंट। बोले अरे यार इसको कुछ नहीं आता है। जैसे हमको कुछ पूछा, लेट से हमको पूछा और हम क्या किए, हाँ आता तो है, हमको आता है, ठीक है, हकीकत में नहीं आता है। दे डोंट नो, समझे ना। तो बाद में बोलोगे कि सब आता ही है इनको, तो कुछ नहीं आता है। हकीकत में हमको बहुत कुछ आता भी था, तो नेगलेक्ट कर दिया हमारे बात को। तुमने कह दिया, हमको पूरा लगा दिया कि कुछ नहीं आता है इनको। यानी कि दोस्त हु प्रिटेंड टू नो, जिसको जो प्रिटेंड कर रहा है हमको सब कुछ आता है, व्हाट दे डोंट, हकीकत में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं आता है, विल बी थॉट इग्नोरेंट, उसको इग्नोरेंट माना जाएगा। इवन वो जो चीज जानता है उसके बारे में भी उसको इग्नोरेंट माना जाएगा, उसको वो भी नहीं आता है। यानी कि वही बात है, आप वैल्यू सिस्टम ऐसा बना लिए हो ना, जैसे तुम लोगों को कुछ पूछा जाए, हाँ कर देंगे कर देंगे कर देंगे, पता चला एवरी टाइम तुम कर ही रहा है, तो जिस टाइम तुम करने वाला भी था हम समझ लिए कि कर देगा, छोड़ो हटाओ इसको, कुछ नहीं करने वाला, निकम्मा है, नल्ला है, बेकार है, धरती का बोझ, हटाओ साइड में इसको। क्योंकि परसेप्शन बन जाएगा तुम्हारे बारे में, तो कुछ आता ही नहीं है, हकीकत में पता चला है उसको बहुत कुछ आता भी है।
तो इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि तभी आप बोले जब आपको सब्जेक्ट का नॉलेज हो, तभी आपको रियल रेस्पेक्ट मिल पाएगा, रियल प्राइड मिल पाएगा। यदि आप कोई चीज को नहीं जानते हो तो मुंह मत खोलो, नहीं तो जो चीज जानते हो उसको भी वैल्यू नहीं, उसका भी वैल्यू नहीं मिल पाएगा। क्या कोई डाउट है समझने में? ऐसा इंग्लिश लिख पाओगे बच्चे लोग? कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक से समझो। दोस्त हु प्रिटेंड टू नो व्हाट दे डोंट, हाँ है ही नहीं, विल बी थॉट इग्नोरेंट, उसके बारे में सोचा जाएगा कि वो इग्नोरेंट है, ऑफ इवन व्हाट दे नो, जो वो जानता है उसमें भी वो इग्नोरेंट है। क्यों? ऐसा उसने बना लिया है, धारणा बना लिया है। क्या ठीक है? सब समझेगा बाबू, बस इंग्लिश में थोड़ा अच्छा से इंग्लिश लिखोगे सब समझ में आएगा। अब लास्ट है, I'll take only 2 or 3 minutes. जिद्दू कृष्णमूर्ति, ये बताए थे ना, ये मॉडर्न फिलोसोफर कह सकते हो इनको तुम लोग। ये मॉडर्न है जी, बहुत ही हाईली फिलोसॉफिकल माइंड। जिद्दू कृष्णमूर्ति, हाँ देखो, तो पहले मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जानना है। देखो ये कहते हैं द मोर यू नो योर सेल्फ, और उतना ही तुमको क्लैरिटी मिलेगा। जितना अपने बारे में जानोगे ना उतना क्लैरिटी मिलेगा तुमको। सही बात है कि नहीं? क्योंकि अब किसी का, अब तुमको कुछ करना है मगर तुम्हारे हैबिट पैटर्न पे वो बैठता ही नहीं है, तो कैसे उस चीज़ को काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए यू हैव टू नो योर सेल्फ इन ऑर्डर टू हैव क्लैरिटी। नंबर 1 पॉइंट, सेल्फ नॉलेज हैज़ नो एंड। बोलेंगे जो अपने आप से जो नॉलेज होता है उसका कोई एंड ही नहीं है, वो अनंत हो सकता है। आदमी बैठ जाए और वो अवेयर, सेल्फ अवेयर करवाए अपने आप को, तो उसका कोई एंड हो सकता है क्या? नेवर एंडिंग चीज़ है वो, समझे ना? ये इट इज़ अ एंडलेस रिवर। ये कहते हैं कि एंडलेस रिवर है जी, अपने आप को जानना एक एंडलेस रिवर है। डाई टू एवरीथिंग ऑफ यस्टरडे सो डैट योर माइंड इज ऑलवेज फ्रेश। ये कहते हैं कि जो कल कर दिए ना, खत्म करो बात को, कल फिर नया दिन होगा तो नए एनर्जी के साथ बढ़ो। वो बैगेज लेके मत जियो। जो होता है ना, कल कुछ कर दिए तो उसका टेंशन हो रहा है आज भी, और तुम्हारे एफिशिएंसी में, तुम्हारे प्रोडक्टिविटी में, तुम्हारे काम करने के अंदाज में फर्क पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं कि डाई टू एवरीथिंग ऑफ यस्टरडे, जो भी आपने कल किया खत्म करिए बात कल ही। अब फ्रेश एनर्जी के साथ, यंग, इनोसेंट, फुल ऑफ डिवोशन एनर्जी के साथ आप नेक्स्ट डे को स्टार्ट करिए। वेरी गुड थॉट, यानी कि प्रत्येक दिन को एक नया जिंदगी की तरह जिए, तब तुम बेस्ट दे पाओगे। ठीक है? और देखो ये कहते हैं कि यस, रियल एजुकेशन, रियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन तो बहुत तरह का मिलता है, बट वी हैव टू फोकस ऑन द रियल एजुकेशन। और रियल एजुकेशन यही है जो सही और गलत के बीच में फैसला कर सके, वही रियल एजुकेशन है जी। जो अपने आप को सेल्फ एम्पावर्ड कर सके, वही रियल एजुकेशन है। समझे ना? ये कहते हैं कि यस, ये डॉगमेटिज्म में नहीं फंसना चाहिए। ये जो डॉगमेटिक है ना, ये ऐसा है तो ऐसा ही है। अब वो ऐसा क्यों है तो उसमें सवाल भी तो उठना चाहिए ना। नहीं तो बहुत सारा चीज़ तो धरती पे पड़ा हुआ है जिसको आदमी कस्टम्स, ट्रेडिशंस का नाम देके यूज़ करता है उस चीज़ को। बहुत सारा चीज़ तो डॉगमेटिज्म भी है, यानी कि एक ऑब्स्टेकल की तरह काम कर रहा है सोसाइटी में, उसको ऐसे एज इट इज नहीं रहने देते हैं। उसके बाद एक लिखा देंगे छोटा सा, हाँ, द माइंड दैट अडेट्स टू द सिक्योरिटी ऑफ क्लोज बॉक्स इवेंचुअली डिकेस। ये क्या बोले कि जो दिमाग है एक क्लोज बॉक्स में रख दोगे ना, वो एक दिन खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, माइंड हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हमेशा ग्रो करना चाहिए, यानी कि एडेप्टेबिलिटी उसके अंदर आना चाहिए। अब माइंड मान लो कि मैथमेटिक्स ही करे तो दिन भर मैथमेटिक्स में ही लगे हो,
कोई चेंजेस आना चाहिए ना। एक बॉक्स में माइंड को रख दोगे तो नहीं होने वाला है, समझे ना। तो इसके लिए जरूरी है कि उसमें वैल्यू एडिशन होना बहुत जरूरी है। वैल्यू एडिशन कैसे होगा? बाय रियल नॉलेज, बाय एडिशन समथिंग फ्रॉम द एक्सटीरियर वर्ल्ड, बाहर से उठाना होगा उस चीज को। एक कोड कर देंगे, खत्म हो जाएगा। देखो, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं नो योरसेल्फ। ठीक है, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ नॉलेज नो एंड, इसका एंड ही नहीं है। ये कैसा है? एंडलेस रिवर की तरह। माइंड यदि बॉक्स में हो तो ये मर जाएगा, डिके हो जाएगा, समझे ना, डिके हो जाएगा। इसलिए जरूरी है, नेसेसरी टू ओपन द बॉक्स। ये बोलते हैं ऑलवेज स्टार्ट फ्रेश, ऑलवेज स्टार्ट फ्रेश, न्यू एनर्जी, न्यू एनर्जी के साथ स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है ना। रियल एजुकेशन, रियल एजुकेशन फुल फोकस, डॉगमेटिज्म को कम करना चाहिए। ठीक है। और इनका एक कोट लिखवा देता हूं मैं तुम लोग को। एनी ट्रेडिशन seeking to pigeonhole truth into any tradition seeking to pigeonhole truth into a box will eventually lose touch with the underlying essence of cosmic change. Any tradition seeking to pigeonhole truth into a box will eventually lose touch with the underlying essence of cosmic change. समझ गए? मतलब यही है, ये बिल्कुल इसके बारे में बात किए हैं, इसके बारे में बात किए हैं। क्या इसका मतलब? कोई भी ट्रेडिशन में जहां पे सच्चाई को एक बॉक्स के अंदर रख दिया जाए, है ना, कि ये ऐसा है तो ऐसा ही है, उस पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है, उस पर कोई तर्कबाजी नहीं हो रहा है, तो ऐसा लगेगा हमको कि जो कॉस्मिक चेंज मिलना चाहिए उसमें, यानी कि जो उसमें चेंजेस आना चाहिए वो कभी नहीं आ पाएगा उसके अंदर। समझे ना? क्योंकि कोई भी सिस्टम, कोई भी ट्रेडिशन क्या होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसमें वैल्यू एडिशन होने चाहिए, है ना, नया नया जिसमें एडिशन होना चाहिए, ताकि सोसाइटी का जो डिजायर है, एस्पिरेशन है, उसको कंप्लीट कर सकें। अब हम चाहेंगे कि पहले ज़माना के हिसाब से हम चलें तो कैसे हो सकता है? अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुका है, अभी हमको और खुलना होगा, है कि नहीं है? हमारा तौर तरीका को चेंज करना होगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ समझ में आया क्या बोले हैं कि एनी ट्रेडिशन सीकिंग टू पिजन होल टच इनटू अ बॉक्स, यानी कि कोई भी ट्रेडिशन हो, कोई भी कस्टम हो, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रूथ को एक बॉक्स में रख देते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, यहाँ से तुमको हिलना नहीं है, तुमको नो फ्रीडम, तो विल इवेंचुअली लूज टच, यानी कि उसके बाद जो एक कॉस्मिक चेंज उसमें होना चाहिए, यानी कि एक चेंज आना चाहिए समय के साथ, वो चेंज नहीं आ पाएगा, और इसके वजह से क्या होगा, डॉगमेटिज्म बढ़ते चला जाएगा। यानी कि ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए, वहाँ पे कोई सवाल नहीं होना चाहिए, समझे ना, कोई सवाल, कोई डिबेट नहीं होना चाहिए, उसको एज इट इज मानना शुरू कर दोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर युग में महान लोग आते हैं, हर युग में इंटेलेक्चुअल आते हैं, हर युग में सोशल रिफॉर्मर आते हैं जो इस चीज़ को चुनौती देते हैं, है कि नहीं है? तब जाकर सोसाइटी और प्रॉस्पर करता है।
विकास करता है। समझ गए ना? डेट्स इट। अभिषेक